डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार निमोनिया है क्या और इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि हमें निमोनिया हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको निमोनिया हो जाता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि मुझे बस खांसी हो रखी है या कुछ थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया है, और अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो निमोनिया आगे चल के फिर लंग के किसी और इन्फेक्शन में भी परिवर्तित हो सकता है और हमारे फेफड़ों को नष्ट भी कर सकता है। कई प्रकार से उसमें कमजोरी भी आ सकती है। तो निमोनिया क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, 2 फेफड़े हैं हमारे, उसके अंदर छोटी छोटी सी जो है पॉकेट्स बनी होती हैं, सैक्स बोलते हैं उनको, जो कि जैसे एक तरह का छोटा सा पॉकेट है जिसमें कि कफ होता है, म्यूकस होता है उसके अंदर। लेकिन जब इसके अंदर ज्यादा म्यूकस भरने लगता है ठंड लगने की वजह से या किसी भी कारण से, तो वहां पर हमारे फेफड़े वो एक्सपेंड नहीं हो पाते, उनको सांस नहीं ले सकते प्रॉपर। तो आपने देखा होगा कि अक्सर निमोनिया में पसलियां चलती हैं, सांस खिंच के आता है, इस तरह के लक्षण आपने देखे होंगे। तो ये निमोनिया जो होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको आमतौर पर माना जाता है, किसी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन कभी कभार जो है कोई फंगस या किसी वायरस से भी ये हो सकता है निमोनिया आपको। तो निमोनिया को हमेशा जो है आपको डायग्नोज कराना चाहिए, और खास तौर पर अगर खांसी आपकी एक हफ्ता हो गया है या आपको फेफड़ों में प्रॉब्लम है, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ है, तो एक प्रॉपर उसका परीक्षण जरूर कराना चाहिए, ताकि उसका उपचार आप अच्छे समय से और ठीक समय पर उसका उपचार आप कर सकें। क्योंकि उपचार अगर नहीं होगा तो आपका रोग फिर जो है गंभीर अवस्था में चला जाता है, और फिर वो हमें मुश्किल से फिर हमें उसको ठीक करने का काफी मेहनत करनी पड़ती है उसमें ठीक करने के लिए। और कभी कभी हमारे लंग्स में कुछ डैमेज भी हो जाता है, फेफड़े हमारे खराब हो जाते हैं और आगे चल के वो और कई प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने हम कि हमें निमोनिया हो गया है? लक्षण देखिए खांसी से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें मेन लक्षण है श्वास कष्ट, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी कि आपको सांस लेने में कष्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, न केवल चलने फिरने पर, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं तो सांस खिंच के आता है। दूसरा जो उसका पहचान होगी कि जो आपकी पसलियां कहते हैं ना, पसलियां चल रही हैं तो आपका चेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें सांस लेने में थोड़ा दर्द है, छाती में दर्द होता है। इसके अतिरिक्त खांसी भी होती है। खांसी में जो बलगम आता है, कभी कभार तो वो बिल्कुल पीले रंग का बलगम आता है, कभी थोड़ा हरा हरा रंग का बलगम आता है। तो बलगम काफी आता है क्योंकि अंदर जो है लंग फेफड़ों के अंदर बलगम फंसा हुआ है। इसके अलावा जो है बुखार हो सकता है, गले में भी इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से, और कमजोरी शरीर में बहुत होती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, आपको जो है खाना पीना जो खाते हैं वो ठीक से पच नहीं पाता है, शरीर में बहुत कमजोरी इससे महसूस होती है। ये तमाम लक्षण निमोनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। निमोनिया के बारे में और भी जानकारी हम हासिल करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताएं। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे ना हेरेनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से है भैया? ये है 4 महीने से आ रही है। अच्छा, तो अभी कुछ इसका उपचार कराया आपने, कुछ डॉक्टर से बात कराया था, पर डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के लिए बता रहे थे, वो ऑपरेशन होगा। दवाई खा लेता हूँ तो उससे ठीक हो जाता है, और फिर ऐसे ही हो जाता है, फिर ऐसे ही। देखिए हर्निया डेफिनेटली जो है, हर्निया का जो रोग है उसमें ऑपरेशन किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार। आयुर्वेद में वृद्धि रोग के नाम से हम इसको कहते हैं, और वृद्धि के रोग के लिए कई प्रकार की औषधियां हैं। क्योंकि 4 महीने से अभी रोग है आपको, तो मैं आपसे थोड़ा निवेदन यही करना चाहूंगा कि थोड़ा एक बार रोग को आप आयुर्वेदिक उपचार उसका करें, तो 3-4 महीने में हमें रिजल्ट भी मिलेगा, पता भी चलेगा कि क्या इसका जो है कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऑपरेशन में ना जाना पड़े तो बड़ी अच्छी बात है, और ऑपरेशन में ना जाने के लिए थोड़े से 3-4 महीने आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि कई कारण इसके होते हैं। जैसे आपको हर्निया हो जाता है, कई बार पेट के इंटेस्टाइनल हर्निया हो जाता है, अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है, या इंग्वाइनल, कई प्रकार के हर्निया हैं। तो उसमें हम शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में किया करते हैं। शोधन यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ कोई ना कोई चीजें ब्लॉक हो गई हैं, उनकी सफाई की जाए, उन ब्लॉकेज की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से वहाँ पर जो है ये स्वेलिंग आ जाती है, या वहाँ की आंतें कमजोर हो जाती हैं, वहाँ अंदर की चीजें बाहर निकलने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कई जो उसके मूल कारण हैं उन पर हम कार्य करते हैं आयुर्वेद में। तो थोड़ा सा आपको मेरा निवेदन यही है कि कुछ दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा आप करें, उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करें, और
फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर ऑपरेशन इसमें किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ज्यादातर हमने देखा है कि निमोनिया का खतरा बच्चों पर ज्यादा इसका साया मंडराता रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों को ही क्यों ये अपना शिकार बनाता है और किस उम्र के बच्चों को अलर्ट रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है? बच्चों में इसलिए होता है कि बच्चों के जो लंग्स हैं, उनके फेफड़े हैं, वो कमजोर होते हैं, इसलिए बुजुर्ग लोगों में भी होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। और बच्चों को इससे बचाव करने के लिए कि बच्चों को बार बार ना हो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको ऐसी चीजें कुछ खिलाई जाएं बच्चों को जिससे कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। हमारे आयुर्वेद में कई बच्चों के ऐसे टॉनिक्स बनाए जाते हैं। च्यवनप्राश एक कॉमन सी चीज है जो बच्चे भी खा सकते हैं, जिसको शहद का प्रयोग बच्चों को कराना चाहिए जिससे कि उनके फेफड़े मजबूत रहें। और फेफड़े जब उनके मजबूत रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से उनको बार बार ये इस तरह की तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको निमोनिया है और आप परेशान हैं, तो ऐसे में आपको किन किन चीजों का परहेज करना बेहद जरूरी है? और निमोनिया में क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी होता है? आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि यदि हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो कैसे अपने आप को बचाएं? कौन सी खास बातें हैं या खास चीजें हैं जिनसे परहेज करें? कौन सी सावधानियां बरतें? और साथ ही इसके क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, मेनली बचने के लिए ठंड से बचना बहुत जरूरी है। ठंड इसका एक मूल कारण होता है, ठंड लगने से होता है। दूसरा, पॉल्यूशन बड़ी इसका एक कॉमन कारण है। आजकल जितना हमारा प्रदूषण है वातावरण के अंदर, वो हमारे लंग्स के अंदर डायरेक्टली जाके कमजोरी पैदा करता है। और स्मोकिंग जो लोग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं या बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई जो लोग खाते हैं, कफवर्धक जितने भी भोजन है उनसे बचना चाहिए। और साथ में कोशिश करें कि नियमित रूप से आप कुछ ऐसी चीजें लें जो आपके शरीर में कफ को ना बढ़ने दें। जिन लोगों को खास तौर से निमोनिया होने के ज्यादा बार जिनको निमोनिया होता है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली केयर ना करें तो। जैसा मैंने कहा कि लंग्स में, हमारे फेफड़ों में गंभीर रोग हो जाते हैं। अगर वहाँ पर म्यूकस बलगम वहाँ ज्यादा दिन तक पड़ी रहे और उसमें इन्फेक्शन है तो वो अंदर कोई फोड़ा भी बना सकती है। वहाँ पर वो बलगम सूख करके कुछ वो जैसे फाइब्रोसिस कह देते हैं, वो हो सकता है। या इसकी वजह से हमारे फेफड़ों में अस्थमा बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। अगर हम रेगुलरली इसका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो दमा रोग उसको हो सकता है। और दमा भी कई प्रकार का आयुर्वेद में लिखा है। 5 प्रकार के श्वास रोग आयुर्वेद में लिखे हैं, जिसमें से कुछ श्वास रोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो साइड इफेक्ट इसके डेफिनेटली होते हैं और लंग्स आपके फिर जो है कमजोर हो जाते हैं और बार आपको फिर कुछ न कुछ फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन होता रहता है उसकी वजह से। हरियाणा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा हल्का सा सिर दर्द रहता है कभी कभी, मतलब इतना दर्द होता है कि काफी मैं काम करने में काफी असमर्थ हो जाता हूँ। तो जानना चाहूँ क्यों होता है? सिर में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, अगर पेट साफ ना हो तो सिर में दर्द हो जाता है लोगों को। आजकल नजरें कमजोर हो, उससे सिर में दर्द हो जाता है। आपको अगर रात को नींद ठीक से नहीं आती है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। टेंशन से भी हो जाता है। तो एक तो सिर में मालिश जरूर करिए आप रेगुलरली। उसमें क्या होगा कि आपके जो मस्तिष्क के अंदर जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उनको थोड़ी तरावट चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हम कहते हैं कि तरावट अगर हमारे दिमाग में रहेगी, हमारा मस्तिष्क अगर बिल्कुल जो है तर रहेगा, उसमें खुश्की नहीं होगी, तो आपको दर्द नहीं होगा सिर में। दूसरा जो कारण है जो मैंने अभी जिक्र किए, अगर इनमें से कोई कारण आपको दिखता है कि कब्ज रहती है, आपको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, या आपको नींद ठीक से नहीं आती है, तो उस कारण को भी आपको जरूर दूर करना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर उपचार आपको करना चाहिए। सिर दर्द आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है और बहुत प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। उनका प्रॉपर जो है निदान लिखा है, उनकी किस प्रकार से वो शुरू होते हैं, क्या उनकी संप्राप्ति है, किस प्रकार से उनकी चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद जो एक अपने आप में एक चिकित्सा शास्त्र है, जो एक मेडिकल सिस्टम है, वो एक यूनिक सिस्टम है अपने आप में। यूनिक इसलिए है कि ये रोग की जड़ तक जाता है, उसके रूट कॉज को पता लगाने का प्रयास करता है और उस रूट कॉज को ही ठीक करने का प्रयास करता है, एज कम्पेयर टू जो आजकल हमारे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, जिसमें ज्यादातर जो है रूट कॉज पर उतना महत्व नहीं दिया जाता, उतना ध्यान नहीं दिया जाता, केवल लक्षणों को दबाने के लिए। जैसे आपको ब्लड प्रेशर हो जाए तो ब्लड प्रेशर की एक गोली आप खाना शुरू कर देते हैं, आपको डायबिटीज हो जाए तो एक डायबिटीज की गोली आप खाना शुरू कर देते हैं, आपको थायराइड हो गया तो थायराइड की एक गोली आप खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद में कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, डायबिटीज क्यों हुई, थायराइड क्यों हुआ, क्या वजह रही उसकी, क्या कारण रहा, और उस कारण पर भी हम लोग काम करते हैं। लक्षणों पर तो काम करते ही हैं आयुर्वेद में, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके रूट कॉज पर भी काम करते हैं। आइए बात करते हैं आज की संजीवनी की और डॉक्टर साहब से जानते हैं निमोनिया के लिए आयुर्वेद में कौन कौन से हैं नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी?
देखिए, निमोनिया क्योंकि फेफड़ों से संबंध रखता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कफ नाशक चीजें आपको इसमें लेनी चाहिए। जैसे कि आप तुलसी के पत्ते लें, थोड़ी ताजी अदरक लें, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। इनका जो है आप पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पिएं, या आप सौंठ ले लीजिए थोड़ा, और लगभग 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लें, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लें, 1 चम्मच मेथी का पाउडर लें, 1 चम्मच पिपली का पाउडर लें। 4 चीजें हो गई, सौंठ, मेथी, पिपली और काली मिर्च। ये सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण में से सुबह शाम आधा चम्मच शहद में मिला करके आप सेवन करें। एक लहसुन वाला दूध भी बना करके दिया जाता है। इसमें लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक कई प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो लहसुन छोटा छोटा सा काट करके आप 1 कप दूध में डाल करके, 2-3 कली उसकी 1 कप दूध में डाल करके अच्छी तरह से उबाल लीजिए, और उबाल करके फिर उसको छान करके आप पिएं। थोड़ा शहद मिला करके उसमें पी सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। मेथी दाना अगर घर में आपके हो, उसको उबाल करके उसका काढ़ा बनाएं, और वो काढ़ा कम से कम 40 या 50 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम दोनों समय आपको पीना चाहिए। उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मालिश के लिए आपके चेस्ट के एरिया में अगर सफेदा या यूकेलिप्टस ऑयल जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाए, उससे थोड़ा जेंटल मसाज करें, या तिल के तेल में लहसुन पका करके भी आप घर में एक तेल बना सकते हैं, और उस तेल से भी आप मसाज करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। थोड़ी सिकाई करने से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अंदर कफ जमा हुआ है, अंदर जो है ठंड बैठ गई है। एक कॉमन भाषा में कहें तो अंदर आपके फेफड़ों में ठंड बैठ गई है। बहुत सारे लोगों को ठंड लगने से निमोनिया होता है। अचानक से जो है वो ठंडे पानी से नहा लिए, अचानक बहुत ठंडी जगह पर चले गए, अचानक ठंडी हवा लगी, और उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ठंड जो बैठ गई उसको कैसे निकालेंगे? उसको सिकाई से निकाल सकते हैं। तेल मालिश गरम करके तेल थोड़ा लगाएं, उससे निकाल सकते हैं। गरम गरम कुछ चीजें पिए, गरम गरम काढ़ा वाढ़ा बना करके कुछ पिए। सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, ये सब उबाल करके पिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मूल कारण को हमें निकालना जरूरी है। मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो मैं अपने फादर के बारे में जानना चाहता हूँ। उनके घुटनों में काफी दर्द होता है। अच्छा, कब से हो रहा है दर्द? ये हो गए उनके 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए? हाँ जी। और चलने फिरने पर होता है दर्द, या ऐसे ही बैठे चलने बैठे? फिरने में होता है। चलने फिरने पर होता है। देखिए, जनरली ओल्ड एज में जो घुटने के अंदर लुब्रिकेशन होता है, घुटने के अंदर जो एक ग्रीस कहते हैं जिसको, वो सूख जाता है। तो तिल के तेल से मालिश करिए, खूब उनकी रोज करिए, दिन में 2 बार करिए। उनको बोलो अपने आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। हमारे जो ये नुस्खे हम बताते हैं, हमें भी लोग आके बताते हैं कि ये हमने प्रयोग किया, इससे काफी फर्क पड़ा। लेकिन रोग का उपचार करना भी जरूरी है, साथ में उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। केवल मालिश करने से कुछ लाभ होगा, लेकिन उसका इलाज पूरा करने के लिए आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। घर पर भी कुछ चीजें आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ दवाई भी लेनी है। घर पर क्या शुरू करेंगे आप सौंठ का चूर्ण ले लीजिए, मात्र केवल सौंठ का चूर्ण। चाहो तो उसमें हल्दी और मेथी बराबर मात्रा में मिला लीजिए। ये चीजें नहीं मिलती तो सौंठ तो घर में आसानी से मिलती है। तो सौंठ सुबह शाम आधा चम्मच दूध के साथ लें, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर लें, क्योंकि ये रोग एक ऐसे हैं कि उम्र के साथ कनेक्शन है इनका, और अगर हम सही प्रकार से इसका उपचार नहीं करेंगे तो बहुत कष्ट होता है। कई लोग तो बड़े दुखी होते हैं, चल फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ उतर नहीं सकते, और बड़े कष्ट में होते हैं वो। लेकिन मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जिनको अभी रोग नहीं है, वो भी अभी से केयर करना शुरू करें। अगर आप अभी जवान हैं, यंग हैं, तो अभी से घुटनों का थोड़ा केयर करिए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे घुटने खराब होंगे तब हम बात कर लेंगे डॉक्टर साहब से, या तब हम जो है जीवा में फोन करके बात कर लेंगे। आज से, अभी से, जब आप स्वस्थ हैं तो अपने घुटनों की केयर करना शुरू करिए। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर उसमें मालिश वगैरह करिए।